Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 2 from the chapter number 1, Introduction to Biology, class 9th. और आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी। लेकिन उससे पहले आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दें कि आप जब भी एक एनिमल का नाम सुनते हैं जिसका नाम है डोंकी, तो क्या ज़हन में आता है? गधा। क्या ये अच्छी फीलिंग आती है आपके लिए अगर आपको डोंकी कह दो? नहीं। आपको पता है डोंकी से बढ़िया एनिमल है ही नहीं। हाँ जी, हमारे यहाँ तो इसको हमने अगर किसी को डिग्रेड करना हो ना, तो हम टीचर लोग जो हैं वो बच्चों को डिग्रेड करने के लिए, समटाइम इंसल्ट करने के लिए क्या बोलते हैं? डोंकी। क्या बोलते हैं? डोंकी। और मैं क्या बोलता हूँ? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ? शेम ऑन यू वाला भी है, लेकिन एक और भी बोलता हूँ। आपने नोट नहीं किया? नहीं किया? सारे के सारे उल्लू बैठे हैं यहाँ पे नोट ही नहीं करते हैं। अच्छा इधर देखिए, अब अमेरिका के अंदर, अमेरिका का जो संविधान है ना, संविधान, वहाँ पे उनकी एक पार्टी है। हमारी देखो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रहती हैं उनका आपको पता है कि जो निशान है वो या तो नून लीग है, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का देख लें तो आपको पता है कि एरो उनके निशान है, या आजकल वो इमरान खान का बल्ला चला हुआ है ना, बैट। तो अमेरिका में जो रिपब्लिक पार्टी है ना बेटा, उसका जो उसका सिंबल है वो कौन सा है? एनिमल है, डोंकी। क्या है? डोंकी। अब उन्होंने डोंकी क्यों सिलेक्ट किया? दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री ने, उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने अपना जो सिंबल है वो डोंकी ही क्यों सिलेक्ट किया? इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि बेटा जो डोंकी है ना, ये बहुत ही शांत ऑर्गेनिज्म है, ये शोर नहीं करता। यानी कि सारा दिन आप इसको काम करवाइए, जो मर्जी इसके ऊपर डाल दीजिए, जितना मर्जी बोझ डाल दीजिए, अगर वो कर सकता हुआ तो वो लाजमी तौर पर करेगा, अगर उसमें इतनी ताकत हुई। सही है ना? नंबर 2, सारा दिन काम करवाने के बाद रात को बेशक आप उसको खाना दीजिए या ना दीजिए, उसके बावजूद ये नहीं है कि अगर खाना नहीं मिलेगा आपकी तरह शोर करना शुरू कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, है ना? सही है, मैंने अंडे से नहीं खानी, मैंने इस चीज़ से खानी है, होता है ना ऐसा? तो अभी ये ऐसा कुछ नहीं करता है, समझ में आई बात? तो उन्होंने इसका सैंपल इसलिए रखा है कि उनकी जो पार्टी है वो बेसिकली एक बहुत ही सुकून पसंद, अमन पसंद पार्टी है। वो किसी भी किस्म का दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा या किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ें नहीं चाहती। उनको जो जिम्मेदारी दी जाएंगी गवर्नमेंट के अंदर, वो सारी वो जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना जो सैंपल रखा है वो कौन सा रखा है? डोंकी। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐसा डोंकी के तौर पे कह दे तो आपने बुरा फील नहीं करना कि मुझे डोंकी को कहा, मैं गधा थोड़ी हूँ, गधे जैसा थोड़ी दिखता हूँ, है ना? ऐसा थोड़ी है कि आपका मुंह आगे जाने निकला हुआ है या आप मुंह करते हैं उस गधे के जाने, है ना? ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन आप इसको कभी भी बुरे के अंदर फील नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम देखते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। देखिए बायो की 3 मेन डिवीजन आपने पढ़ी थी, उनमें से एक डिवीजन का नेम है जोलॉजी, दूसरे का नेम क्या है? बॉटनी, और तीसरा का आपको क्या पढ़ा था? माइक्रोबायोलॉजी। आज हमने उनको हमने डिटेल में देखा था कि किस तरह से जो एमसीक्यूज हैं वो आपको फ्रेम किए जा सकते हैं और आपको किस तरह से अपने आप को रेडी करना होगा आने वाले फ्यूचर के लिए। देखो अब नेक्स्ट हमारे पास जो पहली ब्रांच आएगी ना, उस पहली ब्रांच का नेम है मॉर्फोलॉजी। क्या नेम रहेगा? मॉर्फोलॉजी। अब देखो गधे के ऊपर हम बात कर रहे थे, गधे से बात शुरू करते हैं। अब देखिए बेटा, अगर मैं आपको कहूं आपने डोंकी कभी देखा है तो देखा है आपने डोंकी? ठीक है, कहाँ देखा है आपने? मिरर में? गांव में देखा है? गाउन में देखा है? अच्छा गांव में देखा है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए आपको वो कैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? अच्छा दिखाई देता है, खूबसूरत। अच्छा अभी आप जब देखते हैं तो आपने देखा होगा उसके 4 यानी कि हाँ 4 टांगे कह लीजिए, और साथ में एक हेड होता है और एक खूबसूरत की किस्म के पीछे को टेल, है ना? ऐसे ही होता है ना? अब मुझे देखिए जरा, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब कैसे दिखते हैं? सभी के तो पास 2-2 हाथ हैं, किसी के पास तीसरा हो तो यहाँ से निकल ले, महालक्ष्मी देवी यहाँ से हैं, या किसी के यहाँ से हाथ निकल रहा हो और इसके ऊपर वो घूम रहा हो, पता नहीं क्या कैलाश घूम रहा हो उसके ऊपर, है कोई है ऐसा? नहीं है ना? तो हम सबको अगर देखें तो हमारे सबके पास एक हेड है, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, टेल तो नहीं है किसी की? बता दीजिए, है नहीं है ना? तो इधर देखिए मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? देखिए कोई भी चीज आपको दिखाई कैसे देती है, कोई भी चीज आपको दिखाई कैसे दे रही है, द ऑब्जेक्ट्स एंड द ऑर्गेनिज्म हाउ इट इज लुक्स लाइक। कोई भी जानदार आपको दिखाई कैसे देता है वो उसकी क्या कहलाएगी? मॉर्फोलॉजी। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जब हम उनका मुताला करते हैं वो किस में आएगा? मॉर्फोलॉजी में। इज इट क्लियर? ओके, तो हम कहेंगे कि ये बायो की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसमें हम स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर,
फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो बेटा हमारे पास आ जाएगी, वी विल डिस्कस इन द मॉर्फोलॉजी। अच्छा जी, अब इसके बाद जो दूसरी ब्रांच है बेटा, इस दूसरी ब्रांच का नेम है एनाटॉमी। दूसरी ब्रांच का नेम है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो लफ्ज है ना बेटा, ये निकला है इंटरनल स्ट्रक्चर से। देखिए बेटा, अगर आप में से किसी को भी एमबीबीएस करना है ना, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के लिए जरूरी ये होता है कि आपको फिजियो भी आनी चाहिए, आपको फार्माकोलॉजी भी आनी चाहिए, आपको एनाटॉमी भी आनी चाहिए। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी कहते हैं कि बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। देखिए ना, आपने क्या करना है, आपने एक ऑर्गेनिज्म को ऑपरेट करना है। आप किसी भी जानदार को ऑपरेट तो तभी कर पाएंगे ना जब आपको पता होगा उसके बारे में। जब आपको उसके बारे में पता ही कुछ नहीं है तो क्या ऑपरेट कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया ना? तो एनाटॉमी में क्या स्टडी करते हैं? हम उन स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं जो बॉडी के अंदर की जानी पाई जाती हैं। मान लीजिए आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। इधर देखिए जरा मेरी तरफ, देखें, ये है हमारा सीने वाला हिस्सा, थोरैक्स रीजन, ठीक है, और ये वाला हिस्सा है हमारा एब्डोमेन रीजन। ये कौन सा हिस्सा है? एब्डोमेन रीजन। समझ में आ गया? अच्छा देखो, अब ये थोरैक्स रीजन है। हमारा जो हार्ट है, दिल, कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट साइड में पाया जाता है। ऐसा होता है क्या? हाँ, सेंटर में पाया जाता है। वो एक, आप लोग गजलें पढ़ते हैं कि नहीं? शेर व शायरी में पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। उनका दिल किधर पाया जाता है? हैं? उनके महबूब है। अच्छा इधर देखिए, तो इंसान, ह्यूमन हार्ट कितने होते हैं? इंसान में कितने दिल पाए जाते हैं? एक पाया जाता है। अगर हम कहें दो पाए जाते हैं तो दो पाए जाते हैं। तो शेर नहीं, इधर देखिए, जब आप लोग सुबह उठते हो तो आप लोग कहते नहीं हो एक दिल कर रहा है स्कूल जाऊं, एक दिल कर रहा है स्कूल ना जाऊं, तो कितने पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं ना। इधर देखिए, अब ह्यूमन हार्ट यहाँ पे पाया जा रहा है, दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे भी लंग्स है, यहाँ भी लंग्स है। ये लंग्स आ गए, ये आ गया हार्ट। ये क्या आ गया? हार्ट। इसके नीचे वाली साइड पर, यहाँ पर जो राइट साइड है ना, यहाँ पर राइट साइड पर मौजूद होता है लिवर। क्या मौजूद है? लिवर। लिवर। लेफ्ट साइड पर है आपका स्टमक। क्या मौजूद है? स्टमक। स्प्लीन, तिली इधर वाली साइड पर मौजूद है। अगर कोई आपको मारने के लिए आए ना, तो कहे हमने आपको मारना है, गोली मारनी है, उसको कहना इधर मार ले। गोली किधर खानी है? राइट साइड पर। राइट साइड पर खा लेनी है, सही है। वो अगर किसी को धमकी भी देनी है ना, वो महबूब बादशाह के केस में, तुम्हारे लिए जान दे दूंगी या दे दूंगा, उसको गोली भी मारनी है, इधर रख के मारियो। रीजन ये है कि इधर गोली लगेगी ना, यहाँ से निकल जाएगी। लीवर बॉडी का वो हिस्सा है जो कुछ भी नहीं होगा उसको। क्या है कि गोली लगी, वो उसको बोलियो गोली मारनी है, मार देगा। गोली यहाँ से लगी, बात करो, उसको गोली मार ले, ठीक है, डॉक्टर के पास जाइयो, यहाँ से टांके लगवा लियो, सिलाई कर लियो, ठीक हो जाओगे। इधर गोली नहीं लगनी चाहिए, इधर नहीं लगनी चाहिए। इधर है ब्लड बैंक। इधर क्या है जी? ब्लड बैंक। किसको कहते हैं? स्प्लीन। किसको कहते हैं? स्प्लीन। तिली खाई है ना जानवरों की, तिली खाई है कि नहीं? वो कोयलों के ऊपर जब उसको करते हैं तो कितना उसमें से ब्लड निकलता है, उससे कहीं ज्यादा ब्लड यहाँ पर है। अगर उसके अंदर गलती से भी कट लग गया, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा होगी कि उसको रोकना पॉसिबल ही नहीं है, और आपकी जो मृत्यु है वो तय हो जाएगी। समझ में आ गई बात? यानी कि आपके हस्ताक्षर लिखा जाएगा ऊपर पे, सीधा बगैर ब्रेक के ऊपर जाओगे। तो किधर, किस साइड पर? अगर कोई चक्कर पड़ भी जाता है, किधर खाओगे? इस साइड पर। लेफ्ट पे खाओगे, राइट पे नहीं, सही है? राइट पे खानी है, राइट पे खानी है। आपने क्या कहना है? हम लोग सच्चे लोग हैं, हम लोग राइट लोग हैं, हमें राइट साइड पे करिए। सही, समझ में आ गया ना? अच्छा, हमारे ना एक स्कूल में एक बड़ा कस्टम रहता है, एक बताते हैं आपको, हैं? अच्छा, इसका सोल्यूशन होता है डायरेक्ट, अगर वो सर पे मार देना तो आपको जब पता चल गया है तो अभी आपके बचने के चांसेस हैं ही नहीं, तो आप उसको कहिए कि मेरे सर में आके मार, ठीक है। उसका बंदूक जो है वो इधर ले आइए, यहाँ पे करीब ले आइए इसको, यहाँ पे। अब देखिए उसको कहीं यहाँ पे लेके आंखों में आंखें डाल के मार मेरे, ठीक है। उसको मैं डरता नहीं हूँ। जब वो यहाँ पे गन लेके आएगा ना, तो उसका जो ऊपर वाला होगा, यानी कि लोडिंग एरिया होगा, है ना, उसको वहां से पकड़ लीजिए, ऐसे जोर से पकड़ लीजिए। अब वो ना, वो बेशक वो नीचे से वो उसका जो होता है, ठीक है, वो करता रहे, उसको प्रेस करता रहे, ठीक है। जब तक आप ऊपर से छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला, सही है ना। उसको यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ पे रख के, यहाँ से पकड़ लीजिए, जोर से पकड़िए उसको, और उसको करते दबा दे। वो दबाता रहे, कुछ भी नहीं होना आपको। समझ में आ गया ना? हैं? अगर वो समझ में आ गया आपको? गुड वन, ठीक है। हमारे यहाँ पता क्या होता है, ये स्कूल सिस्टम है ना, स्कूल सिस्टम, तो स्कूल सिस्टम में बड़ा अजीब किस्म के बच्चों को पीटते हैं। ये एक होता है ना बच्चा, उसको कहते हैं इधर आ भी बेटा, काम नहीं किया होता ना, हमारी मिसेज जो होती हैं, आपने भी मार खाई होगी, या तो चेहरे पे मारती हैं, कहते खुद ही साफ कर दे मारना, है ना। बॉयज वाले साइड पे यही चल रहा है, नीचे पे भी यही चल रहा है, ठीक है ना। अपने मिसेज पूछो, उसे यहाँ पे मारते हैं, यहाँ पे इस साइड पे। देखो, कृपा करके इस जगह पे मत मारिए बच्चे की, इस जगह पे कभी मत मारिए, यहाँ पे इस जगह पे। ये बच्चे के सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े होकर कहते हैं बड़े अग्रेसिव हो गए, चिड़चिड़े कह लें, चिड़चिड़े कह लें, चिड़चिड़ कहाँ से आ गए? चिड़चिड़े क्या हो गए?
चिड़चिड़े। अब वो चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं? और कुछ बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं बड़े होके, वो कहते हैं हमारा ब्रेन सही से काम नहीं करता, हमें सबक याद नहीं होता। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि जब जब आपको इस हिस्से पे मारा जाएगा ना, यहाँ पर एक खाली जगह है, देखो पूरी जगह पे हड्डी मौजूद है, ये पूरा मोटा सा स्केलेटन मौजूद है, कुछ नहीं होने वाला, समझ में आ गया? जब यहाँ पे लगेगा इस जगह के ऊपर, यहाँ पे खाली जगह मौजूद है, अपने हाथ पीछे लगा के देखो, ये नरम नरम एरिया फील होगा आपको, है ना? यहाँ पे जब लगता है ना, तो यहाँ पे लगने की वजह से क्या होगा कि ये आपको जाके डायरेक्टली तौर पर आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सुराख होता है, उस सुराख करने में फॉरमन मैग्नम, क्या नाम होगा? फॉरमन मैग्नम। अब वो फॉरमन मैग्नम पे मत मारने देंगे उसको, वहां पे लगेगा ना, तो वहां पे जाके आपको आने वाले सालों में उसका असर महसूस होगा। तो इसलिए कृपा करके यहाँ पे इस जगह पे ना किसी को मारना है, ना किसी को खानी है कहीं से भी, समझ में आ गया? है लो बैटरी होगी, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है, चलने दें बैटरी को। अच्छा क्या है, ये चीज समझ में आ गया आपको? अब देखें, आपको पता चल गया ना कि आपका लीवर किधर है, आपका स्टोमक किधर है, स्प्लीन किधर है ना? जब आपको ये पता होगा, जब हम बॉडी के अंदर वाली स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, देखिए मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है कि नहीं? कोई देख रहा है? नहीं देख रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब ये जो चीज होगी ना, इसको हम किस में स्टडी करेंगे? एनाटॉमी में। किस में स्टडी करेंगे? एनाटॉमी में। एनाटॉमी में क्या स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, वो किस में आएगा? एनाटॉमी के अंदर आ जाएगा। अब बेटा एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में बेसिक फर्क क्या रहता है? देखें, हम सम टाइम पता क्या लिख सकते हैं, देखें मॉर्फोलॉजी में मैंने कहा जो बाहर वाली चीजें आपको दिखाई देती हैं वो हमने लिखनी है, तो क्या हम मॉर्फोलॉजी को ये कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल एनाटॉमी? क्या कह सकते हैं? मॉर्फोलॉजी इज द एक्सटर्नल एनाटॉमी। इसको एक्सटर्नल एनाटॉमी क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाली साइड पर, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर को स्टडी करना, जब बाहर वाली स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे? एक्सटर्नल एनाटॉमी। एनाटॉमी का एक और नाम बताओ, क्या होना चाहिए इसका और नाम? फिर इंटरनल नहीं, इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल, अगर आप उसको एक्सटर्नल एनाटॉमी कह रहे हैं तो इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी नहीं कह सकते। इंटरनल का मतलब इनसाइड, मॉर्फोलॉजी का मतलब जब आपने स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल में लिख दीजिए, इतना कुछ आपको बताया, इनमें से कुछ भी लिख दीजिए, ये सारे ही एग्जाम्पल है। या फिर लिवर लिख दीजिए, लिवर इनसाइड द बॉडी, या फिर बता दीजिए ब्लड सर्कुलेशन इन अ बॉडी, हार्ट इन अ बॉडी, लोकेशन ऑफ हार्ट इन अ बॉडी। तो ये सारी चीजें बेटा एनाटॉमी के अंदर आ जाएंगे। अब एनाटॉमी के बाद जो तीसरे नंबर पे बेटा आएगा, दैट इज अ हिस्टोलॉजी। क्या चीज आ जाएगी? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करेंगे टिश्यूज को, टिश्यूज। टिश्यूज का जो मुताला होगा बेटा वो हिस्टोलॉजी में आ जाएगा। अब टिश्यूज क्या होते हैं? देखें हम किस चीज का, मॉर्फोलॉजी और ये वाला, इधर देखिए जरा बेटा, हमने ये बोला है कि अभी अभी हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी के लिए जो सेकंड लफ्ज हम यूज कर सकते हैं, वर्ड शब्द लफ्ज, वो है एक्सटर्नल एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में हमने बोला कि हम वो चीजें स्टडी करेंगे जो बॉडी में आपको दिखाई देती हैं सामने की तरफ। अब देखें एक्सटर्नल एनाटॉमी हम इसको क्यों कहेंगे? एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाली साइड पर, एनाटॉमी कहते हैं क्योंकि जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो एक्सटर्नल एनाटॉमी का मतलब जिसमें आप बाहर वाली स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे, ठीक है? एनाटॉमी में हमने कहा कि उन स्ट्रक्चर का मुताला करेंगे जो कहां पाए जाएंगे? बॉडी के अंदर। अब बॉडी के अंदर पाई जा रही है ना, तो एनाटॉमी के लिए इंटरनल मॉर्फोलॉजी। समझ आ गई बात? अगर हम मॉर्फोलॉजी को एक्सटर्नल एनाटॉमी कह सकते हैं तो एनाटॉमी को भी तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहा जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाई हमने उसको रिप्लेस करके कि अगर आपसे ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। अब बेटा हिस्टोलॉजी क्या होता है? देखें हिस्टोलॉजी कैसे, हिस्टोलॉजी में हम सेल स्टडी करते हैं, टिश्यूज को स्टडी करते हैं। सेल क्या होता है? देखें इधर बेटा, हमारी बायो में ना एक सबसे छोटा जो यूनिट है, उस सबसे छोटे यूनिट का नाम क्या होता है? सेल। अब सेल जो है जब ये आपस में मिलते हैं, जब एक ही तरह के सेल्स आपस में मिलेंगे, उन सेल्स के आपस में मिलने से जो चीज बनेगी ना, उसको क्या नाम देंगे? टिश्यू। क्या नाम दे देंगे? टिश्यू। समझ आ गई बात? तो जब हम टिश्यूज का मुताला करेंगे वो हिस्टोलॉजी में आ जाएगा। जैसा कि अगर हम कहें बेटा, आपके पास जाइलम टिश्यू आपने पढ़े होंगे, है ना? जाइलम टिश्यू। अब जाइलम टिश्यू, उसके बाद फ्लोएम टिश्यू, ये इसी की एग्जाम्पल में आएंगे। अच्छा, जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, जाइलम टिश्यू वन वे स्ट्रीट है कि टू वे स्ट्रीट है? जाइलम टिश्यू इज वन वे स्ट्रीट है, टू वे स्ट्रीट? टू वे स्ट्रीट है। नहीं, इधर देखिए जरा बेटा, जाइलम का काम क्या होता है कि पानी को एब्जॉर्ब करना और रूट से किस तरफ लेके जाना? लीव्स की जानिब। ये सिर्फ पानी को जाने की अनुमति दे सकता है लेकिन वापस नहीं लाएगा, ठीक है? पानी को भेज जरूर देगा रूट से लीव्स की जानिब, सिर्फ जाने की इजाजत देगा उसको, लेकिन वापस नहीं आने देगा। इसका मतलब ये सिर्फ लेके जा रहा है, एक ही तरफ लेके जा रहा है। आपने देखा होगा ना वन वे रोड, वन वे रोड का मतलब जो सिर्फ लेके जाता है ना। हमारी जनता फिर भी इतनी पता नहीं क्या है, वो इस साइड से जाना होता है उधर को उल्टे आ रहे होते हैं, है ना? उल्टे आ रहे होते हैं। हेलमेट इनको गवर्नमेंट कहती है हेलमेट पहनिए, हेलमेट क्या पहना, इन्होंने मोटरसाइकिल को पहनाया होता है, कभी टैंकी के ऊपर कभी वो साइड पे, पहनते नहीं है। इधर देखिए,
गुड़िया घूरी जा रही हैं कब से, खैर क्या हो गया हैं? वाई सो सीरियस? हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, अदिला, साथ में बिरयानी का पतील। अदिला, अदिला बेटा क्या हुआ है आपको? हाँ जी, नहीं रिलैक्स है बेटा, समझ आ रहा है टॉपिक? टॉपिक समझ आ रहा है? उर्दू में बात कर रहे हैं हम, टॉपिक समझ आ रहा है? कौन से वाला? चले कोई बात नहीं। यहाँ पे और कौन कौन है उर्दू ही साक्षर में? और कौन कौन बैठा है यहाँ पे? हम उर्दू में बात करें, हमने इंग्लिश में लेक्चर डिलीवर किया ही नहीं अभी, हम तो उर्दू में आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा उर्दू, ठीक है। और ठीक है, बैठ जाइए। वैसे उर्दू में था, दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, ये समझाते हैं, उसके बाद देखिए अब वन वे स्ट्रीट क्या होता है। देखिए फ्लोएम जो होता है ना, फ्लोएम का काम डिफरेंट रहता है। फ्लोएम का काम पता क्या होता है? लीव्स में होगी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, खुराक तैयार करेगा, खुराक तैयार करके किसकी तरफ भेजेगा? रूट्स की जानिब। अब रूट्स में खुराक को किया जाएगा स्टोर, जरूरत पड़ने पे खुराक को वापस लीव्स की तरफ भी बुला लिया जाएगा। अब ये फूड को दो तरफ लेके जा रहा है, लीव से रूट्स की जानिब, रूट से लीव्स की जानिब। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो फ्लोएम होगा ये कौन सी स्ट्रीट होगी? टू वे स्ट्रीट। और ऊपर वाला कौन सा होगा? ये होगा वन वे स्ट्रीट। तो इस तरह से ये चीज आपने याद रखनी है, टू वे स्ट्रीट एंड वन वे स्ट्रीट। इज इट क्लियर? गुड वन। दोबारा से देख लीजिए बेटा, मार्फोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं। हमने बोला मार्फोलॉजी में कोई भी जानदार जो आपको जिस तरह का दिखता है वो उसकी मार्फोलॉजी है। जैसे कि हमें देखिए, हमारा कलर जो है कितना सफ़ेद है, नहीं भी है कैमरे में आ रहा है ना, तो हमारी ओरिजिनल में मार्फोलॉजी हो रहा है, कैमरे में हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना, हमारे जैसे काले काले थोड़े बैठे हैं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्या, हमें से किसी को भी कैंसर नहीं हो सकता, याद रखिए। जितने भी ये सफ़ेद सफ़ेद बैठे होते हैं ना, इन सबको कैंसर होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। जिनका कलर बॉडी का ब्लैक होता है ना, उनमें मेलानिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेलानिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो मेलानिन जो होगा ना, वो कैंसर नहीं होने देगा, आपको कैंसर नहीं होने देगा। और जो वाइट होंगे ना, उनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहेंगी। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हमें कैसे देख नज़र आ रहे हैं, दो हाथ नज़र आ रहे हैं हमारे, तो ये हमारी मार्फोलॉजी है। ये हमारी क्या है? मार्फोलॉजी। कोई भी जानदार आपको किस तरह का दिखाई देता है, वो उसकी मार्फोलॉजी कहलाएगी। समझ में आ गया? जैसा कि अगर हम बात कर लेते हैं बेटा, बात कर लें कैंगरो की। कैंगरो को आप देखते हैं तो कैंगरो की दो टांगे होती हैं, दो आगे छोटे से हाथ होते हैं। डायनोसर के भी दो आगे से छोटे से हाथ होते हैं। तो जो चीज़ आपको जैसी दिखाई देती है वो उसकी क्या कहलाएगी? मार्फोलॉजी। अब उसकी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? उसकी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है जो बजाते देखने पे नहीं आप देख सकते, वो उसकी क्या कहलाएगी? एनाटॉमी। वो क्या कहलाएगी? एनाटॉमी। और हिस्टोलॉजी में, इसमें हमने कहा कि जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? टिश्यूज। टिश्यूज को क्या स्टडी करेंगे? टिश्यूज का, वो आ जाएगा हिस्टोलॉजी के अंदर। पॉइंट नंबर 4, इट इज अ सेल बायोलॉजी। क्या आ जाएगी? अब सेल बायोलॉजी में क्या स्टडी करेंगे? देखें सेल बायोलॉजी, सेल, एक चीज तो क्लियर होगी कि सेल में हम लोग एक सेल को डिस्कस करने वाले हैं। अब सेल को देखें, सेल बायोलॉजी में क्या डिस्कस करना है। क्लास 8 है आपकी, 8वीं क्लास की जनरल साइंस का चैप्टर नंबर आपके पास है सेकंड। वहां पर आप लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा माइटोसिस एंड मियोसिस, राइट, गुड वन। अब देखिए सेल बायोलॉजी में क्या क्या स्टडी करते हैं। एक सेल है हमारे पास, अब ये जो एक सेल है ये किस तरह से डिवाइड होता है। अब ये सेल डिवाइड कैसे होते हैं? आया कि ये सेल डिवाइड होगा माइटोसिस के जरिए से, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। मान लीजिए कि हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46 है, गलत आंसर। हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 75 ट्रिलियंस। कितने होते हैं? 75 ट्रिलियंस। हमारे सेल में कितने हैं? 46। हमारे सेल में कितने हैं? 46। हम पहले बॉडी का पूछ रहे थे, अब सेल का बता रहे थे हमें, ठीक है। अब इधर देखिए, माइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया रहेगी जिसमें एक सेल के डिवाइड होने से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। माइटोसिस में एक सेल के डिवाइड होने से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल। और वो 2 सेल को क्या नाम देंगे? 2 डॉटर सेल। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हम इसको डॉटर ही क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कह सकते? हरी अब, क्योंकि ये बेटी है बेटी है। अच्छा, सन सेल क्यों नहीं कह सकते इसको, है ना? आंसर क्वेश्चन तो है ना, देखिए ना, डॉटर ही क्यों कहते हैं हम इसको, सन क्यों नहीं कह सकते? हरी अब, क्योंकि अच्छा और बेटे क्या होता है? इकबाल के शहीन है ना। और बेटियां क्या होती हैं? इकबाल की चमगादड़े बताइए, जल्दी से बताओ, हरी अब उसकी रीजन क्या होती है? देखें सिंपल सी बात है, इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है इसको समझना। देखें हमने बोला कि यहाँ पे 2 डॉटर सेल होते हैं। देखिए मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, और सीरियसली बतानी, वेरी सीरियस बात। जो नेक्स्ट बच्चों को
दुनिया में लेके आते हैं वो डॉटर होते हैं कि सन? किसी के घर में कोई मेल प्रेग्नेंट हुआ है ऐसा कभी? नहीं हुआ है ना। तो आगे डिवाइड होने की कैपेबिलिटी किसके पास है? तो ये सेल क्योंकि आगे डिवाइड हो सकते हैं, इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? डॉटर सेल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछ ले कि यहाँ पे सन सेल क्यों नहीं लिखा, तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको कहना कि आपके घर में, समझ गए ना? अंडरस्टैंड कर लिया? गुड़िया समझ में आ गया आपको? ये उर्दू हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं हम। अभी आप इंग्लिश में अगर सुनना चाहें लेक्चर, इंग्लिश में भी हम कर लेंगे अब। तो इधर देखिए, ये जो प्रोसेस हो गया इसको क्या नाम देंगे? इधर लेक्चर किसका हो रहा है? लेक्चर किसका हो रहा है साथ में क्लास का? है? कौन सी मेट्स मुझसे है? हम भी तो साइंस ही पढ़ा रहे हैं आपको। अच्छा, हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको, सिखा रहे हैं। हम सिखा रहे हैं आपको, पढ़ा नहीं रहे हैं। देखिए, सेल बायोलॉजी में पहली चीज आपने ये स्टडी करनी है कि सेल के अंदर पाया क्या जाता है, यानी कि सेल ऑर्गेनेलिस। क्या स्टडी करोगे? सेल ऑर्गेनेलिस को स्टडी करोगे। नंबर सेकंड, इसमें हम स्टडी करेंगे सेल डिवीजन को। सेल, दो सेल डिवीजन होती हैं, एक होगी माई, दूसरी होगी, तो ये माइटोसिस, मियोसिस, सेल ऑर्गेनेलिस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, each and everything are going to be discussed in a branch of the biology, and name of that branch is a cell biology. Is it clear? Yes. Okay, so here that we have discussed about the 4 different branches of the biology, and one more we have to be covered right in this lecture, and the name of that branch is a physiology. The some very conceptual and the interesting MCQs are relevant to these 5 branches of the biology we have to be discussed in the next lecture, in the lecture number 3rd, and inshallah very soon in Monday. So you have to clear out this concept so that I will frame different sort of MCQ multiple choice question from all of these concepts. Is it clear? Yes. Okay, so what we discuss in the physiology, we will discuss that how the body functions. So it means that, there is a very simple mechanisms of the fanning in this class. Just like we have to switch on, then the fan is going to be revolving. As a result, the air is generated. So if anyone from of you wants to understand that how this fan is going to be working, if anyone from of you want to understand how this system is going to be working, right? So physiology, in the physics, basically this branch is derived from the physics. In physics you are going to be study how the body functions. In physics you study that how the objects function. फिजिक्स के अंदर आप ये स्टडी करते हैं कि चीजें काम कैसे करती हैं, ये बल्ब कैसे काम कर रहा है, ये पंखा कैसे घूमेगा, है ना? तो फिजियोलॉजी के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी काम कैसे करेगी। देखिए ना, ये हाथ है, ये हाथ ऊपर जा रहा है कि नहीं? ठीक है, हाथ जा रहा है कि नहीं? ये कह रहा है पुष्पा झुकेगा नहीं, ऐसे ही है? किसने देख रखा है? देख रखा है किसी ने? ये बैठी हुई है पुष्पा, इधर बैठे हैं। इधर देखिए आप गौर से। बेटा, जब आप खाना खाते हो कितनी देर के बाद हजम हो जाता है? सिर्फ 4 घंटे में? नहीं, जब अपने घर से खाते हैं, जब आपको पता है कि इतनी देर के बाद ही अब देना मम्मा ने, तब बताइए आपको पता है खाना खाने के बाद कितनी देर तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए? कम से कम 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे। 6 घंटे से पहले अगर कुछ भी खा लोगे ना तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कुछ लोग होते हैं जिनका आपने देखोगे बहुत ज्यादा यहाँ पे ना, उनका आप कह लीजिए कि उनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिग्रीज होती हैं, समझ गए ना? तो उसके कारण क्या रहता है? उसके कारण यही रहता है कि वो खाना खा लेंगे, उसके बाद 6 घंटे का वक्फा नहीं डालेंगे, दोबारा से खा लेंगे, फिर वक्फा कम डालेंगे, फिर खा लेंगे। तो पहले डिग्री छोटी है, फिर बड़ी, फिर FA BA आइकम, फिर आगे बढ़ते चलिए। समझ में आ गया ना? तो बेटा, खाना खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है? अब खाना खा के या खाने के बाद या 6 घंटे से पहले अगर पानी वगैरह पी लोगे, खाना खाने के बाद पानी पीना ही नहीं चाहिए। 6 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 6 घंटे तक, ठीक है? अब उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पानी वगैरह पी लेंगे तो आपकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी सारे, तो मत पिए, ठीक है? नहीं होती बेटा, पानी की कमी नहीं होती आपका। हाँ जी, वो टीचर खुद पीती हैं? नहीं। दिक्कत क्या रहती है कि जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे ना, आप ओबेस होते चले जाएंगे, ठीक है? ये एक हकीकत है। पानी एक वेस्ट मटेरियल है, पता है आप लोगों को? पानी एक वेस्ट मटेरियल है, ये कोई खुराक नहीं है। वाटर इज़ अ वेस्ट मटेरियल एंड इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल। पानी एक वेस्ट मटेरियल है और ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है।
तो कोशिश ये करो कि अगर तो आप डिहाइड्रेटेड हैं, डिहाइड्रेटेड यानी कि आपको चक्कर आ रहे हैं, तो आप सिंपल क्या करो, एक गिलास पानी लो, उसमें नमक वगैरह 1 चम्मच डालिए, उसको मिक्स कर लीजिए और उसको पी लीजिए। आपकी बॉडी में, ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल हो जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको समझने की वो जो चक्कर आपने दिए होंगे ना किसी को, जो वापस आ रहे होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसका एक और सोल्यूशन भी है, वो जानना चाहोगे कि नहीं? तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि चक्कर आपको आ कैसे रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं या ऐसे आ रहे हैं। समझ आ गया? अगर ऐसे वाले हुए तो आपको इस तरह घुमा देना है, चक्कर उतरेंगे। यानी कि अगर किसी को ऐसे आ रहे हो तो आपने उसको कैसे घुमा देना है, उल्टा घुमा दिया, उसके चक्कर उतर जाएंगे। और अगर ऐसे हुए तो उल्टा घुमा दिया उसको, ठीक है? हैं? बेटा फिर मम्मा जब सही हुई ना, तो फिर बेटा तुम्हें जो चक्कर दिलाएंगे ना, वो फिर भूल जाना तुमको। सो व्हाट वी डिस्कस इन फिजियोलॉजी, हाउ बॉडी वर्क्स। व्हाट वी स्टडी, हाउ बॉडी वर्क्स, हाउ द स्टमक्स वर्क्स। कितनी देर में खाना खाना चाहिए, कितनी देर में पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कितना जरूरी है, लीवर कैसे काम कर रहा है, ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आंखें कैसे काम कर रही हैं, सुनाई कैसे दे रहा है, ये सारी चीजें आप किस में स्टडी करेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? आपको पता ना हमारी लिमिटेशंस नहीं है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग। हरी अप, शाबाश, पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन है, ये तो रिक्वेस्ट हुई ना। कौन सी बच्ची है? हाँ जी, हिस्टोलॉजी, ठीक है। और किसी को रिपीट चाहिए कुछ? क्वेश्चन पूछ लीजिए, पहले बैठ जाइए। हरी अप, क्वेश्चन पूछ लीजिए। है किसी का? नहीं? यस। ऑसिल आई होते हैं, कंपाउंड आइज होती हैं। मक्खी को नजर आने का मतलब क्या होता है? देखिए इधर, तुम्हें ये सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, देखो ना, दिखाई दे रहे हैं। अब मक्खी को ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो उसको ये नहीं दिखाई दे रहा कि भाई ये लड़की जो है ये कैसी है, सुंदर है कैसी है, लड़का सुंदर है कि नहीं है। मक्खी बैठती क्यों है? मैंने आपको लास्ट में बताया था कि टेम्परेचर की वजह से, तो उसको दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि दिखाई देने का मकसद ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं वैसा नहीं है, कि हमारे अंदर एक वेल डेवलप आई है। और मक्खी के अंदर ना ओमाटिडियम होते हैं, ओमाटिडियम। अब आप थोड़े छोटे बच्चे हो तो हम आपको कैसे समझाएं। उनके अंदर आप मान लीजिए कि कंपाउंड आइज होती हैं। क्या होती हैं? कंपाउंड आइज होती हैं, जो आप हमें बता रही है ना, 5 आइज, गूगल से सर्च करके आई हैं, ठीक है, या किसी से सुन के आ गई हैं। तो वो कंपाउंड आइज ओमाटिडियम की मिलकर, ओमाटिडियम से मिलकर बनी होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी माइक्रो आइज होती हैं, ठीक है। उनके अंदर वो दिखने का काम नहीं करती, बस थोड़ा बहुत आपके उनको इतना पता जरूर चलता है कि यहाँ पे कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठी है, बैठा है। हाँ जी, क्योंकि बेटा वहां से उनको डाइट मिलती है, खुराक, वहां से उनको डाइट मिलेगी, जहां से खुराक मिलेगी वहां पर वो ऑब्वियसली जाएंगे। सिंपल, बस